नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रज्ञाता गाइडलाइन ऑन डिजिटल एजुकेशन पर। एमएचआरडी ने एक डिजिटल एजुकेशन को यूज़ करने के लिए एक गाइडलाइन बनाई है, जिस गाइडलाइन के तहत कैसे डिजिटल एजुकेशन को कैसे यूज़ किया जाएगा, इसके कौन कौन से चरण हैं, इस पर हम बात करते हैं। प्रज्ञाता में 6 अनुभाग या 6 खंड हैं इसमें, और इन 6 खंड पर ये पूरी गाइडलाइन निर्धारित है। पहला, डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा की समझ बताई गई है कि कैसे ऑनलाइन शिक्षा की क्या समझ है, क्या अवधारणा है, और इसका परिचय इसमें दिया है। दूसरा है प्रज्ञाता डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षण के चरण, जो 8 चरण हैं, PRAGYATA प्रज्ञाता। तो उसमें कौन कौन से चरण हैं और उसके बारे में बताया है। तीसरा, इस गाइडलाइन में बताया है कि विद्यालय प्रमुखों और शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के लिए बहुत से दिशा निर्देश इसमें दिए हैं कि कैसे डिजिटल एजुकेशन को प्रयोग किया जाएगा। चौथा है, डिजिटल शिक्षा के दौरान शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण के लिए दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं। पांचवा, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिशा निर्देश इसमें जारी किए हैं। छठा, डिजिटल शिक्षा और शिक्षक तैयारी के लिए राष्ट्रीय पहल बहुत महत्वपूर्ण है कि जो एमएचआरडी एनसीईआरटी द्वारा किया गया कार्य है जो राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बारे में बताया है। पहला जो है डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा की समझ, इसमें परिचय दिया है, डिजिटल शिक्षा की अवधारणा दी है। दूसरा, प्रज्ञाता डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षण के जो चरण हैं, तो उसमें P से प्लान, योजना बनाना, रिव्यू समीक्षा, अरेंज व्यवस्था करना, गाइड मार्गदर्शन या टॉक वार्तालाप, असाइन जो दत्त कार्य है, ट्रैक छात्रों का फॉलोअप, और एप्रिशिएट सराहना करना। इसी प्रकार विद्यालय प्रमुख, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों के लिए इसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। पहला है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस या जो भी लर्निंग नीड एनालिसिस, कि बच्चों को, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस पर बात हो रही है कि कैसे ये देखना कि बच्चों के पास कौन कौन से डिजिटल इक्विपमेंट हैं, कैसे ये ऑनलाइन ट्रेनिंग हो सकती है, तो ये सब इस पर बात करना। डिजिटल शिक्षा का क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर, या जिस तरह से जो भारतीय परिवारों के पास जो संसाधन हैं उनको 6 कैटेगरी में बांटा है, और उसके हिसाब से डिजिटल शिक्षा का क्रियान्वयन किया जाए। ऐसे ही सुरक्षा, डिजिटल जब हम यूज़ कर रहे हैं, बच्चे यूज़ कर रहे हैं, तो डिजिटल सुरक्षा क्या कैसे काम करेगी, इस पर बताया गया है। अगला है सीखना और सिखाना, इस पे बात की गई है कि कैसे सीखने पर बात किया जाएगा, डिजिटल कैसे लर्निंग होगी। अगला, संतुलित ऑनलाइन तथा ऑफलाइन गतिविधियां बताई गई हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए ऑनलाइन सीखने का अनुसमर्थन पर बात की गई है। चौथा जो खंड है उसमें डिजिटल शिक्षा के दौरान शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण के लिए बहुत से दिशा निर्देश इसमें दिए हैं, जैसे एग्रोनॉमिक पहलू इसमें दिया है, योग, व्यायाम, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सीखने का माहौल कैसा हो, इस पर विस्तार से बात है। पांचवा है केंद्र सरकार द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के लिए बहुत से दिशा निर्देश हैं, जैसे आवश्यकता का आकलन करना, डिजिटल संसाधन की उपलब्धता पर निर्धारण और मूल्यांकन आदि पर बात की गई है। इसके बाद डिजिटल शिक्षा और शिक्षक तैयारी के लिए राष्ट्रीय पहल बहुत महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार द्वारा, एमएचआरडी द्वारा कौन कौन से नेशनल लेवल के प्रोग्राम बनाए गए हैं, जैसे पीएमई विद्या प्रोग्राम, जो डिजिटल हर क्लास के बच्चे के लिए एक चैनल है। दीक्षा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। स्वयं एक डिजिटल पोर्टल है। रेडियो और सामुदायिक रेडियो, स्वयं प्रभा, नेत्रहीन और श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष ऑनलाइन कोचिंग। अब बात आती है प्रज्ञाता की जो गाइडलाइन है, उसमें पहली है योजना, प्लान बनाना, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग के लिए कैसे योजना बनाई जाएगी, समीक्षा कैसे की जाएगी, क्या क्या चीज़ें समीक्षा में ली जाएंगी, इन सारी चीज़ों को अरेंज करना। उसके बाद ऑनलाइन मार्गदर्शन करना, बातचीत करना अभिभावकों से और बच्चों से, असाइनमेंट पढ़ाने के बाद बच्चों को कार्य देना कि किस तरह से असाइनमेंट होंगे, उन सब चीज़ का फॉलोअप करना, और अप्रिशिएट करना, सबसे महत्वपूर्ण है अप्रिशिएट करना, इसमें बताया गया है। तो इस तरह से ये पूरा एक प्लान बनता है।
तो पहली बात है योजना। जब बच्चे स्कूल में शिक्षण कार्य करते हैं तो कक्षा के लिए एक योजना बनाई जाती है। तो इसी प्रकार ऑनलाइन शिक्षण के लिए भी एक योजना है कि कैसे ये देखा जाएगा कि किन परिवारों के पास किस तरह के डिजिटल संसाधन हैं, उनको कैसे हम ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा बच्चों को, किन बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा, किन बच्चों के लिए सिंक्रोनस या असिंक्रोनस लर्निंग हो गई। तो इस तरह से योजना बनाना, स्कूल समय सारणी के साथ पाठ्यक्रम की योजना, सतत व्यापक मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, मूल्यांकन पर बात करना, सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों पर बात करना, प्रोजेक्ट और वार्षिक कैलेंडर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कैलेंडर्स गवर्नमेंट देती है उन पर कैसे काम होगा। दूसरा रिव्यू, समीक्षा करना कि जो संसाधन हैं, जो बच्चे हैं, वो बच्चे अलग अलग तरीके से कौन कैसे टूल्स का वो प्रयोग कर पाएंगे और उनके पास उपलब्ध संसाधन कौन कौन से हैं उनकी पहचान करना, उनकी समीक्षा करना। तभी तकनीकी के साथ विषयों की उपलब्धता, संसाधन की गुणवत्ता, असाइनमेंट के दायरे, मूल्यांकन के तरीके, साइबर सिक्योरिटी, इन पर समीक्षा पे बात की गई है। व्यवस्था अरेंज करना, जो सूचनाएं हैं उनको साप्ताहिक, दैनिक या मासिक संप्रेषण के लिए उचित व्यवस्था करना और उन्हें कलेक्ट करना, संगठित करना, ये बताया गया है। मार्गदर्शन, गाइड करना, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि चूंकि इस समय फेस टू फेस लर्निंग नहीं हो रही है तो शिक्षकों को, अभिभावकों को वो सभी विषय बताने की आवश्यकता है जिन्हें स्टूडेंट ने सीखा है, वो सभी संबोध बताने। इसके लिए वीडियो चैटिंग, एसएमएस के द्वारा मार्गदर्शन किया जा सकता है। क्योंकि स्कूल में बच्चा होता है तो बच्चे को मार्गदर्शन करना आसान होता है और इस समय पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी नहीं हो सकती है, इसलिए जो अभिभावक हैं वो शिक्षक के पास नहीं होते हैं, तो उनके पास एसएमएस के जरिए या वीडियो चैट या व्हाट्सएप के जरिए उनके पास उनको मार्गदर्शन किया जा सकता है। वार्तालाप करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिर वही बात, क्योंकि इस समय स्कूल में बच्चे नहीं हैं इसलिए पेरेंट्स की मीटिंग है वो टीचर्स के साथ नहीं हो सकती। इसके लिए बच्चों के एकेडमिक अचीवमेंट, फिजिकल एक्टिविटी आदि के बारे में बात करना, इसके लिए व्हाट्सएप, फ़ोन या वीडियो चैट या मीट के जरिए, ऑनलाइन मीट के जरिए बात की जा सकती है और उसके लिए भी गवर्नमेंट ने समय निर्धारित किया है कि वो कब किया जा सकता है। फॉलो अप, असाइन करना देना, जो भी सत्र में बात बताई गई है, जो भी पढ़ाया गया है तो उनको उनका असाइनमेंट और उसकी ट्रैकिंग अनिवार्य है। इसके लिए व्हाट्सएप, फ़ोन, इन माध्यम से असाइनमेंट दिया जा सकता है जिससे छात्रों में विकसित आदतों, कौशलों, मूल्यों का पता लगेगा और वैकल्पिक तरीकों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बच्चे इस समय, तो इसलिए माता पिता से बात करते हुए उसका अवलोकन किया जाना चाहिए, ये बताया गया है। दत्त कार्य, जो बच्चों को जो भी संबोध पूरे हो गए हैं उन पे उनके रुचि के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार बच्चों को कार्य देना, और ये असाइनमेंट उपलब्ध तकनीकी संसाधनों पर आधारित है क्योंकि हर जगह एक से असाइनमेंट नहीं दिए जा सकते। असाइनमेंट में दिया जा सकता है कि भारत में कोरोना की स्थिति, उनके राज्य में कोरोना की स्थिति, उनके शहर में कोरोना की स्थिति क्या है, या कोरोना योद्धाओं के बारे में एक लेख लिखिए। तो इस तरह से ये असाइनमेंट दिए जा सकते हैं। अगला है अप्रिशिएट करना, बच्चे के अच्छा कार्य करने पर या असाइनमेंट पूरा करने पर या समय समय पर बच्चे को अप्रिशिएट करना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार डिजिटली हम बच्चे को अप्रिशिएट करने के लिए उनके माता पिता से बात कर सकते हैं, बच्चों से बात कर सकते हैं, और प्रत्येक कार्य पूर्ण होने पर बच्चों को मैसेज भेजा जा सकता है या फ़ोन पर उसकी सराहना की जा सकती है। तो इस तरह से ये 8 चरण हैं जहाँ पर जो प्रज्ञाता गाइडलाइन है वो ये बताती है कि कैसे प्लान से लेके कैसे अप्रिशिएट तक ये स्टेप किए जा रहे हैं। इसी प्रकार डिजिटल शिक्षा का कार्यान्वयन कैसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितने समय पर कितने समय के लिए कौन सा प्रोग्राम दिया जाना है। तो इसकी सिफारिश जो गवर्नमेंट ने की है वो ये है कि प्राइमरी में निर्धारित दिवस पर माता पिता के साथ बातचीत और उसका मार्गदर्शन करना अधिकतम 30 मिनट तक, ये निर्धारित किया है। कक्षा 1 से 12 तक एनसीईआरटी के वैकल्पिक कैलेंडर, जो कि एनसीईआरटी की वेबसाइट ncrt.nic.in है, इसको भी अपनाने की उन्होंने सिफारिश की है।
इसी प्रकार 1 से 8 तक और 9 से 12 तक अलग अलग किस तरह से वादन दिए जाएंगे और प्रतिदिन कितने वादन होंगे और कितने कितने मिनट के ये वादन होंगे और कब तक इनका कब कब ब्रेक होगा, तो ये इसमें बताया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर समय बच्चा फ़ोन पे ना रहे। अगली बात है कि साइबर सुरक्षा और गोपनीयता, चूंकि ऑनलाइन लर्निंग हो रही है, बच्चों के पास डिजिटल संसाधन है और बहुत से बच्चे, तो इसके लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, इसके बारे में बताना। साइबर सुरक्षा और बचाव हेतु अभिभावक और शिक्षक से बातचीत की जानी चाहिए, वो आपस में बातचीत करके कैसे इस को सिक्योर किया जाए। बच्चों को साइबर ठगी के बारे में बताना और जागरूक करना, इससे बचने के उपाय की जानकारी भी देना आवश्यक है। और सीखने के लिए सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण का निर्माण करना, ये इसमें बताया गया है। ऐसे ही शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, क्योंकि बच्चा इस समय बहुत ज़्यादा डिजिटली फ़ोन पर या कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर ज़्यादा है, चाहे ऑनलाइन लर्निंग कर रहा है या ऑफलाइन लर्निंग कर रहे हैं, तो उसमें इस दौरान चिंता, अवसाद, क्रोध के संकेत अगर आते हैं तो उसको देखना जरूरी है, क्योंकि उससे उस पर चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाएगा। जांच करें कि कहीं बच्चा ऑनलाइन गतिविधियों में के बारे में बहुत संवेदी तो नहीं है, अर्थात बार बार वो अपनी हिस्ट्री डिलीट कर रहा हो, फाइल को और पासवर्ड से इंक्रिप्शन हो, अभिभावकों को देखकर डिस्प्ले बंद करना आदि, अगर ऐसी कुछ घटनाएं दिखती हैं बच्चों के साथ, तो बच्चों से इस पर बात की जानी आवश्यक है, बताया गया है। बुनियादी स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवन शैली और व्यवहारों के बारे में बात कर रहे हैं, और इसमें बहुत सी वेबसाइट इसके अंदर हैं, तो इसके अवलोकन भी किया जा सकता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन गतिविधियों को मिश्रण करना, कि बच्चा ना केवल हर समय फ़ोन पर काम करे बल्कि फिजिकल एक्टिविटी भी करे, क्राफ्ट का भी काम करे, और इस तरह से उनके साथ स्क्रीन और का भी है और गतिविधि दोनों के बीच संतुलन बना रहे हैं। स्कूल पूर्व शिक्षा से संबंधित अन्य बातें इसमें बताई हैं कि बच्चे को ऑनलाइन डिजिटल की ऐसी योजना बनाएं जिससे आमने सामने बच्चे पर, जैसे स्टोरी टेलिंग प्रोसेस, आर्ट, पेंसिल वर्क, पिक्चर्स, क्राफ्ट का सामान, इस तरह के प्रोसेस भी बच्चा इसको करते रहे, और आपस में बच्चों की वीडियो चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और जिससे कि बच्चों की आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत। सुरक्षा के उपाय, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बच्चा अगर कंप्यूटर है तो वो अकेले ना देख रहा हो, और वॉच करना ज़रूरी है कि कंप्यूटर में बच्चा क्या कर रहा है, या टेलीविज़न अगर देख रहा है बच्चा तो उसका समय निर्धारित हो, और यह भी देखा जाए कि बच्चा उसमें क्या देख रहा है। डिजिटल संसाधन और डिजिटल शिक्षा के लिए शिक्षक की तैयारी पर राष्ट्रीय पहल, गवर्नमेंट ने बहुत से प्रोग्राम डिजिटली बनाए हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर काम करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि इन प्रोग्राम को बच्चों को बताया जाए। जैसे दीक्षा एक नेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चे के लिए बहुत से संसाधन उसकी क्लासरूम के संबंध में बने हैं, तो उसको यूज़ किया जा सकता है। ई विद्या प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, और जिसमें प्रत्येक कक्षा के लिए एक चैनल है। ई पाठशाला, जिसमें सभी बुक्स, एनसीईआरटी की बुक्स उसके अंदर अवेलेबल हैं, उसके सॉल्यूशंस हैं, उसमें उसके वीडियोस हैं, वीडियो लेसन हैं, पीडीएफ फाइल्स हैं। जियोजेब्रा मैथ्स की अच्छी वर्कशीट तैयार करने के लिए NROER ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज है। QR कोड, PHET जो फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, मैथ्स के प्रैक्टिकल्स किए जा सकते हैं। स्वयं एक पोर्टल है जिसमें फ्री ऑनलाइन एजुकेशन ली जा सकती है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें लाइब्रेरी जो इसमें बुक्स उसमें मिल जाएंगी, और बहुत से एग्जाम की तैयारी के लिए अब प्लेटफॉर्म तैयार है। स्वयं प्रभा 32 DTS चैनल का एक समूह है जहां पर ये काम किया जाता है। ज्ञानवाणी एक प्रोग्राम है इस तरह से, और इसी के साथ डू एंड डोंट भी बताया गया है कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि डिजिटल में मोबाइल, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप कैसे यूज़ किया जाना चाहिए और कैसे नहीं किया जाना चाहिए। तो इसी तरह से और कोई गैजेट्स अगर यूज़ हैं, चाहे मोबाइल, स्मार्टफोन है, तो कैसे उसको किया जाए और कैसे नहीं किया जाए। इसी के साथ ही बताया गया है कि कैसे सिंक्रोनस और असिंक्रोनस लर्निंग, कौन कौन से मोड ऑफ डिजिटल लर्निंग है। तो उसके लिए हमने एक नया वीडियो इसी
हमारे इस मॉड्यूल के अगले भाग में है। इसी के को आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको वो मॉड्यूल भी मिल जाएगा, जिससे कि हम डिजिटल लर्निंग के मोड पर हम बात कर रहे हैं। तो ये प्रज्ञाता पर कुछ जानकारी है। धन्यवाद।